ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका। और आज हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको वो टर्म्स नहीं मालूम है तो आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड और टाइप्स ऑफ फोर्स। आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ फोर्स होंगे, एक है उसमें पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड, PCL। PCL इज नोन एज अ पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड। पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड इट मीन्स जो इसका नाम है कि किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होकर अगर कोई फोर्स लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप दीवार में एक कील ठोकते हैं तो कील जो है वो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है और उस पर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पर लगने वाला लोड, या फिर कोई ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई लोड रखा हुआ है जो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रहा है, तो कंसंट्रेटेड लोड जो है वो किलो न्यूटन या न्यूटन की टर्म्स में शो होगा। और ये बिकॉज किसी एक पॉइंट पर लग रहा है तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड, राइट। दूसरा होता है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इट मीन्स जो इसका नाम है कि किसी एक सरफेस पर कोई लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर अगर हमने एक पर्टिकुलर डेप्थ तक का वाटर फिल कर दिया, ठीक है, इस पर्टिकुलर हाइट तक का वाटर अगर हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है H हाइट का, ठीक है, तो ये जो वाटर है पर्टिकुलर जो किसी एक ब्लॉक के ऊपर होगा या किसी एक सरफेस के ऊपर है, तो ये वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे सरफेस पर। और ये इस जो वाटर है वो हर एक पॉइंट पर सेम लोड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड हमारा लोड के टर्म्स में है, और जब हम UDL की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे लोड इंटेंसिटी की। लोड इंटेंसिटी हम न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर mm या किलो न्यूटन पर mm इस यूनिट में शो करेंगे। तो लोड इंटेंसिटी मीन्स पर्टिकुलर लेंथ पे लगने वाला लोड, या फिर हम इसको एरिया के टर्म्स में भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको प्लान एरिया में देखते हैं, ये जो प्लान एरिया है यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया जो प्लान का दिखेगा, तो इस पूरे एरिया पे पर्टिकुलर कितनी इंटेंसिटी का लोड लगा हुआ है, तो ये लोड इंटेंसिटी जो है हर एक पॉइंट पे सेम होगी। तो इसको हम लोड इंटेंसिटी को पर मीटर के टर्म्स में भी शो कर सकते हैं और पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में भी शो कर सकते हैं। तो जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करते हैं, इट मीन्स कि ये लोड इंटेंसिटी है। तो जब भी हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं UDL के, तो पहले हमें ये लोड इंटेंसिटी कन्वर्ट करना होती है लोड में, मतलब कि पूरे एरिया में लगने वाला लोड या एक लेंथ में लगने वाला लोड को हम सिमट कर लाएंगे किसी एक पॉइंट पे, तब जाके वो कन्वर्ट होगा लोड में। और फिर हम इस लोड या फोर्स के फार्मूले बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट के, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ सपोर्ट और टाइप्स ऑफ बीम। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। टाइप्स ऑफ सपोर्ट में हिंज सपोर्ट,
हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को शो करने के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इससे कनेक्ट होगा वो इस हिंज के अबाउट रोटेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये इसके ऊपर कोई लोड आया वर्टिकल F, तो ये इस टाइप में रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि हिंज सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी R। सपोज अगर ये A सपोर्ट हमने कहा तो RA, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन्स, दैट इज 2, और जो मेन कंडीशन है दैट इज समेशन ऑफ रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट, समेशन MR शुड बी इक्वल टू 0। तो हिंज सपोर्ट पे हमेशा रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट हमें 0 मिलेगा क्योंकि हिंज अलाउ करती है रोटेशन को। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट जैसे हमने हिंज में शो किया था हिंज, वैसे यहाँ पे एक सर्कल शो होगा, ये ट्रायंगल। अब रोलर सपोर्ट के लिए हम नीचे यहाँ पर पहिए लगा देंगे। इट मीन्स कि ये मूव कर सकता है इन दिस डायरेक्शन। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक है, लैमिना है या कोई भी ऑब्जेक्ट इससे कनेक्टेड है तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आइदर इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। इट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पर हमेशा होगी 0, क्योंकि ये सपोर्ट कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। अगर इस ब्लॉक के ऊपर मैं कोई इंक्लाइंड फोर्स लगाता हूँ तो ये इंक्लाइंड फोर्स क्या करेगा, 2 पार्ट में अपने फोर्स को तोड़ेगा, एक वर्टिकल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा ये इस ब्लॉक को इधर मूव करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ये रोलर सपोर्ट है यहाँ पर ये इस रोलिंग एक्शन के कारण यहाँ पे ये रोल्ड हो जाएगा, तो ये मूव कर जाएगा। तो अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स आया तो पूरा का पूरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में चला जाएगा, जैसे हमारी स्लाइडिंग विंडो होती है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, सिमिलर ये हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये रोलिंग विंडो है, और अगर ये जो हमारे वर्टिकल ओपनिंग वाले गेट होंगे, सपोज ये, ठीक है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो आइदर ये यहाँ पे मूव कर जाएगा नीचे तक, इतना डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो रोलिंग सपोर्ट की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमें 2 कंडीशंस मिलती हैं, एक समेशन H इक्वल टू 0, दूसरा कि सिमिलर जो हिंज का एक्शन होता है कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट रोटेट हो सकता है। तो अगर रोटेट हो सकता है इट मीन्स समेशन MR इज इक्वल टू 0, मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट एट A शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज कोई भी लैमिना इजीली रोटेट हो सकता है। बट एक कंडीशन जो अब हमें मिलेगी क्या, कि ये सपोर्ट रोलर जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पे ये मूव तो कर रहा है लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर नहीं आ रहा है, और सिमिलर यहाँ उसका उल्टा होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये मूव करेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन हमको मिलेगी, दैट इज RA विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक अननोन रिएक्शन आएगी RA, और अगर हम वर्टिकल केस की बात करेंगे, बिकॉज हमारे हिंज वर्टिकल डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन नहीं आएगी लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पर हमको मिलेगी। तो समेशन H इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ समेशन R इक्वल टू 0। फिक्स्ड सपोर्ट का आपको आइडिया होना चाहिए। फिक्स्ड सपोर्ट मीन्स अगर हम डोर का एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये डोर था, ठीक है, और डोर का जहाँ पर हिंज लगी होती है अगर हमने वहाँ फिक्स सपोर्ट लगा दिए, मतलब डोर को पूरा फिक्स कर दिया, अगर ये डोर पूरा फिक्स है तो क्या ये रोटेट हो पाएगा? नहीं। इट मीन्स समेशन MR इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि
रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, इट मीन्स कि ये जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ वैल्यूज होगी। दूसरा, ये डोर क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नहीं, वो अपनी जगह पर है, इट मीन्स कि यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन भी आएगी। तो आर समेशन आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, या हम इसको वी भी बोल सकते हैं। देन ये डोर क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नहीं, तो इट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी यहाँ पर कोई रिएक्शन डेवलप होगी, इट मीन्स समेशन एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन हमको मिलेंगी कि तो जब हम फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे अननोन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पर कितने हो गए? नंबर ऑफ अननोन्स इन केस ऑफ फिक्स सपोर्ट दैट इज 3। यहाँ पर 3 अननोन्स हमें मिलते हैं, ठीक है। हिंज सपोर्ट में नंबर ऑफ अननोन्स थे 2, रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ अननोन्स है 1, एंड फिक्स सपोर्ट में नंबर ऑफ अननोन या अननोन रिएक्शंस की जो हम बात करते हैं दैट इज 3। तो जब नंबर ऑफ अननोन्स की बात होती है तो अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे जाना पड़ता है। तो स्टैटिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की अब हम बात करते हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम या स्टैटिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जो अभी आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे 3 कंडीशंस से सॉल्व हो जाएंगे सारे। फर्स्ट इज समेशन एफ वी इक्वल टू 0। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है या किसी भी तरह का कोई लेमिना है और जिस पे कोई वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है या इंक्लाइंड फोर्स है। तो अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जब कोई लेमिना, सपोज ये लेमिना है या कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर एक इंक्लाइंड फोर्स लगा, ये फोर्स है एफ। अब ये फोर्स पर्टिकुलर किसी एंगल पर लगेगा, सपोज दिस इज थीटा डिग्री। तो जब ये इंक्लाइंड फोर्स इस लेमिना पे लगेगा तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। बिकॉज ये इस डायरेक्शन में लग रहा है नीचे की तरफ, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में दैट इज एफ। एंगल यहाँ से बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल में आएगा साइन थीटा, और जिस तरफ से एंगल था वहाँ पर आएगा कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो इस एफ का एक कंपोनेंट होगा, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में शो होगा इसका एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, ये 2 कंपोनेंट हमें मिले इंक्लाइन फोर्स के। अब ये जो कंपोनेंट हुए, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा इस पूरे लेमिना को, और एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर इस लेमिना में कोई रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं हुए तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा लेमिना डिस्प्लेस हो जाएगा। और अगर ये लेमिना अपनी पोजीशन में रहना चाहता है तो यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ वर्टिकल फोर्स लगा है एफ साइन थीटा, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होना चाहिए एफ वी। और अगर एफ कॉस थीटा से उसको बचना है तो यहाँ पर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होना चाहिए दैट इज एफ एच, ठीक है। तो एफ वी एफ एच दीज आर नोन एज अ रिएक्शन फोर्स, इसी को हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे। और जब यहाँ पर शीयर फोर्स होगा, जो शीयर फोर्स की खैर बात अभी हम बाद में करेंगे, तो ये दोनों रिएक्शन फोर्स हैं एफ एच और एफ वी। तो यहीं से हमें एक कंडीशन मिलती है, सबसे पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। मीन्स इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे लेमिना में जितने भी फोर्स लगे हैं इन सब का अगर हम एल्जेब्रिक सम करेंगे वर्टिकल फोर्स की, सिर्फ वर्टिकल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो उन सब का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। मीन्स अप्लाइड फोर्सेस और डेवलप फोर्सेस। तो यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये आएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा बिकॉज नीचे की तरफ है और एफ वी ऊपर की तरफ है। तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, अगर हम मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर हमें एफ वी नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, ये एजम्पशन एक्चुअली हमारे ऊपर है,
बिकॉज ये अननोन फोर्स है, अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। कुछ बुक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगी, कुछ दूसरी बुक होंगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगी। तो एक ही सिस्टम हमको फॉलो करना पड़ेगा और जो हमारा मैग्नीट्यूड या आंसर है वो सेम रहेगा। तो अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, सपोज अगर हमने एज्यूम किया, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एफ इस पूरे सिस्टम के लिए जब हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो एफ साइन थीटा और दूसरा हो जाएगा हमारा माइनस एफ वी, क्योंकि एफ वी जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा, तो ये कंडीशन हमको मिलती है। सिमिलर जो दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट इज समेशन एफ एच इक्वल टू जीरो, मीन्स इस पूरे सिस्टम में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। तो एक तो हो गया अप्लाइड फोर्स जो एफ कॉस थीटा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरा हो गया रिएक्टिव फोर्स या इस सिस्टम में जो डेवलप हुआ है इसको रोकने के लिए। तो अब इसमें भी सेम चीज़ है कि डायरेक्शन हमारा क्या एज्यूम होगा। तो अगर हम सपोज इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो हमें दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर हम एफ कॉस थीटा लेते हैं पॉजिटिव, तो एफ कॉस थीटा ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और इसके अपोजिट हमने माना है यहाँ पर एफ एच। तो एफ एच बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन हमको मिलती है, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई समेशन एफ वी इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई समेशन एफ एच इक्वल टू जीरो। तो ये दो कंडीशन हमारी फोर्स की हैं, और तीसरी कंडीशन आती है हमारी मूवमेंट की या रेजिस्टिव बेंडिंग मूवमेंट की। तो रेजिस्टिव बेंडिंग मूवमेंट की जो थर्ड कंडीशन होगी कि समेशन एम एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमने एम एक्स इसलिए कहा कि जब भी हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे वो किसी एक एक्सिस के अबाउट होगा या किसी एक पॉइंट के अबाउट होगा। अब जैसे ये फोर्स था एफ, तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। अब इस लेमिना के रेस्पेक्ट में अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो वो हमें किसी एक पॉइंट पर एज्यूम करके चलना पड़ेगा, या फिर कोई हमने एक एक्सिस एज्यूम कर लिया, सपोज ये 0 to a एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स ने कितना बेंडिंग मोमेंट क्रिएट किया, और उसको रोकने के लिए इस लेमिना में एक रेजिस्टिव बेंडिंग मोमेंट डेवलप हुआ। तो दोनों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो होगा जीरो। तो किसी एक पॉइंट पे या एक्स पॉइंट पे ऑल क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट शुड बी इक्वल टू ऑल एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, या दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो होना चाहिए। व्हाट इज shear फोर्स? ठीक है, shear फोर्स क्या है? अगर हम अभी सिर्फ इसके डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज shear फोर्स, तो shear फोर्स में एक वर्ड जो यहाँ जुड़ा हुआ है दैट इज shear। shear मीन्स अगर कोई भी दो सरफेस एक दूसरे से स्लिप होके मूव करते हैं तो दोनों के बीच में एक स्ट्रेस डेवलप होती है, या हम कहें कि जब कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस को उसकी पोजीशन से हटाने का काम करता है या उसकी हेल्प से आगे निकलने का काम करता है, तो जो दूसरा सरफेस है वो क्या करेगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा। फिर फोर्स को समझने के लिए सपोज हमने यहाँ पर कोई ब्लॉक लिया, ये एक बीम भी हो सकती है या एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के ऊपर किसी भी तरीके का लोड आएगा, या तो ये पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड होगा या फिर यूडीएल होगा। अगर यूडीएल होगा तो हम उसको पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज ये पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड है, दिस इज F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन। हम अभी सपोज F1 की बात करते हैं, तो F1 किलो न्यूटन, तो F1 किलो न्यूटन इस पॉइंट पर लगा हुआ है। तो ये पूरा जो एक ब्लॉक है ये कंपोजिट ब्लॉक है, ये एक ही है, इसमें सारी जो इसका मटेरियल है वो आपस में कंपोज्ड है। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है ये एक हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है।
अब ये जो क्रॉस सेक्शन है, या हम बोलें इसको स्लाइस, सपोज ये एक ब्रेड है और ये ब्रेड में डिफरेंट स्लाइसेस हमारे पास हैं। अब किसी एक स्लाइस के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं और बिकॉज सारी स्लाइस आपस में जुड़ी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, तो क्या होगा कि ये फोर्स इस स्लाइस को नीचे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये स्लाइस आपस में जुड़ी नहीं है, सपोज ये दूसरी स्लाइस थी, ये तीसरी स्लाइस है, तो अगर स्लाइस आपस में कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है, बिखरी हुई है, तो क्या होगा कि एक स्लाइस नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर सारी स्लाइस आपस में जुड़ी हैं, ये पूरा एक ही मटेरियल है, तो ये फोर्स जो यहाँ पर आ रहा है F1 फोर्स कोशिश करेगा इस स्लाइड्स को नीचे मूव करने की। तो अब क्या होगा कि जब ये जो स्लाइस थी, स्लाइस में यहाँ पर F1 फोर्स आया किलो न्यूटन, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए एक अपोजिट फोर्स डेवलप हुआ जिसको हमने कहा सपोज R1। तो ये जो अपोजिट फोर्स यहाँ डेवलप हो रहा है दैट इज़ नोन एज अ शेयर फोर्स। और शेयर इसलिए कि यहाँ पे इस स्लाइस के ये जो सरफेस एरिया हमने लिया, ये वर्टिकल सरफेस एरिया है स्लाइस का, और ये स्लाइस थी, इस स्लाइस में वर्टिकली ये फोर्स लगा है, मतलब कि टेंजेंशियल फोर्स। तो सरफेस से टच होकर ये फोर्स यहाँ पर जा रहा है। तो अगर फोर्स हमारा शेयर है, टेंजेंशियल है, तो जो रिएक्शन होगी वो भी शेयर होगी। तो यहाँ पे शेयर फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, शेयर फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर अननोन फोर्स। बेंडिंग मोमेंट मीन्स मोमेंट किससे कनेक्ट रहेगा, या बेंडिंग मोमेंट का जो हम फार्मूला बोलेंगे सीधे सीधे, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज नोन एज अ बेंडिंग मोमेंट BM। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बॉडी लेमिना कुछ भी है और इसके ऊपर अगर एक फोर्स लगा हुआ है सपोज F किलो न्यूटन, अब ये पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड है, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रहा है। अब ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, ये पूरा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसका जो कॉर्नर है बॉडी का, ये कॉर्नर पे हमने एक एक्सिस एज्यूम किया, और जो इस बॉडी का दूसरा कॉर्नर था यहाँ पे एक एक्सिस हमने एज्यूम किया, मतलब कि ये हमारे हो गए OA एक्सिस और OB एक्सिस, ये रेफरेंस एक्सिस हो गए। अब ये जो रेफरेंस एक्सिस हैं, इन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट हमको एक बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स इस पूरे लेमिना को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इस एक बेंडिंग मोमेंट से। तो ये फोर्स कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप कर रहा है वो डिपेंड करेगा कि फोर्स और रेफरेंस एक्सिस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सपोज ये डिस्टेंस है x, ठीक है। तो इस फोर्स ने इस एक्सिस या इस पॉइंट के अबाउट कितना बेंडिंग मोमेंट लगाया, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से रेफरेंस एक्सिस या जिस पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज x, तो F इंटू एक्स, दिस इज नोन एज अ मोमेंट। तो ये मोमेंट, ये फोर्स इस लेमिना पे लगा रहा है इस पॉइंट के अबाउट। तो ये कोशिश कर रहा है कि लेमिना पूरा का पूरा इसके अबाउट रोटेट हो जाए, इस पॉइंट के अबाउट, इस मैग्नीट्यूड से। F इंटू एक्स किलो न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट रहेगी। अब अगर इस लेमिना में इस पॉइंट पर कोई रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं हुआ, तो क्या होगा कि ये लेमिना इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप होना चाहिए, और वो रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट कितने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, F इंटू एक्स का। तो बिकॉज ये फोर्स यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट लगा रहा है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट डेवलप होना चाहिए। तो MR जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ताकि इस एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट को रोक सके, ठीक है। तो ये हुआ बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट की जो डेफिनेशन है, हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालें तो हमें उस पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं
तो हमें इस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो F इंटू ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो फार्मूला हमेशा एक ही रहेगा आपका बेंडिंग मोमेंट का, दैट इज़ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस हमको देखना है कि हम बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकाल रहे हैं, किस पॉइंट के अबाउट, बेंडिंग मोमेंट एट x या बेंडिंग मोमेंट एट OA या बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो वहाँ से हमें फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलना चाहिए, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ बेंडिंग मोमेंट। तो रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट मीन्स लेमिना के अंदर एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए जितना रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, दैट इज़ नोन एज अ रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट। तो हम हमेशा रेजिस्टिंग फोर्स और रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट की ही बात करते हैं, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं कि किसी भी बॉडी लेमिना बीम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन रहने के लिए वहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप होना ज़रूरी है। बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो आपके कोई कैलकुलेशन होंगे ही नहीं स्ट्रक्चर के, सिविल इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, और अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बात करते हैं तो वहाँ भी, क्योंकि वहाँ भी बेंडिंग मोमेंट का रोल है। बेंडिंग मोमेंट का रोल तो एक्चुअली हर उस जगह है जहाँ पे हम फोर्स की बात करेंगे और एक लेमिना की बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बाद में चर्चा करेंगे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की, आगे कुछ इसके छोटे से न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक आपके पास जो भी बुक है आप उसको रीड कीजिए। ओके, गुड बाय।